हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास के ज्योग्राफी में 8वें चैप्टर प्राथमिक व्यवसाय की बात हो रही थी, जिसमें अब तक हमने आखेट और संग्रहण के बारे में चर्चा की। अब उसके बाद जो तीसरा प्राथमिक व्यवसाय आता है वह आता है मछली पकड़ना। देखिए, ये मछली पकड़ना भी एक शिकार का ही रूप है, जिसमें ये शिकार स्थल रूप पर, स्थल भाग पर नहीं करके समुद्रों या नदियों या तालाबों के अंदर किया जाता है। ये भी जो है भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ही होता है ये। लेकिन वर्तमान समय में इस व्यवसाय में जो मशीनीकरण बहुत अधिक हो गया है, जिससे कि इसका व्यावसायिक स्तर पर भी ये काम होता है। यानी कि ना सिर्फ जीवन यापन के लिए, अपने पेट भरने के लिए, बल्कि एक बड़े व्यवसाय के रूप में भी मछली पकड़ने को जो है वो उस तरह से ले लिया गया है व्यवसाय के रूप में। बड़ी बड़ी नावें, मशीनीकृत नावें जो है बहुत ही वृहत स्तर पर, बहुत ही लार्ज स्केल पर ये मछली पकड़ने का कार्य करती है। और फिर उसका जो तरह तरह से उपयोग किया जाता है, जिसमें भोजन के लिए भी मछलियों की सप्लाई होती है। इसके बाद मछलियों को सुखाकर उनका तेल निकाला जाता है, जो कि एक दवाई के रूप में भी उस मछली के तेल का उपयोग होता है। इसके अलावा जो बड़ी मछलियाँ होती है, उनके चमड़े का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये भोजन, तेल और चमड़ा प्राप्त करने के लिए मछलियाँ पकड़ी जाती है। और उसके बाद मछलियों को सुखाने के बाद जब उसका तेल निकाल लिया जाता है और जो पीछे खल बचती है, उस खल का उपयोग पशुओं को खिलाने के लिए और खाद बनाने के लिए होता है। उस खल में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है, तो पशुओं की प्रोटीन आवश्यकता को पूरा करने के लिए मछली की खल को पशुओं को खिलाते हैं। और विश्व के अगर मछली पकड़ने के क्षेत्रों के बारे में बात की जाए, तो मछली पकड़ने का कार्य जो व्यावसायिक स्तर पर बहुत ही बड़े पैमाने पर विश्व के उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पर ठंडी और गर्म जलधाराएं आपस में मिलती है। तो ठंडी और गर्म जलधाराओं के मिलन स्थलों पर जल का तापमान इस तरह से हो जाता है कि वहाँ पर जो सी प्लैंकटन है, यानी कि समुद्री जीव होते हैं छोटे छोटे, वो सी प्लैंकटन वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पैदा होते हैं। तो इन छोटे छोटे जीवों को मछलियाँ अपने भोजन के लिए इस्तेमाल करती है। तो चूंकि मछलियों के लिए यहाँ भोजन अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध होता है, तो यहाँ पर मछलियों का उत्पादन भी जो बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो विश्व के वे क्षेत्र जहाँ पर ठंडी और गर्म जलधाराएं आपस में मिलती है, वहाँ पर इन मछलियों को बहुत ही बड़े व्यावसायिक स्तर पर पकड़ा जाता है। इनके अलावा भी बहुत से क्षेत्र हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ही बड़े स्केल पर, यानी कि ये सबसे बड़े मछली उत्पादन क्षेत्र होते हैं ठंडी और गर्म जलधाराओं के मिलन स्थल। तो विश्व के अंदर देखिए 4 ये प्रमुख क्षेत्र हैं, जिसमें आपका उत्तरी प्रशांत महासागरीय तटवर्ती क्षेत्र, इसको नक्शे में अपन देखेंगे, और उत्तरी अटलांटिक तटीय अमेरिकन क्षेत्र, और उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र, और जापान सागर क्षेत्र। ये 4 क्षेत्र है जहाँ पर जो विश्व की ठंडी और गर्म जलधाराएं आपस में मिलती है। आपने जलधाराओं के बारे में 11th में पढ़ा है। यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम जो कि गर्म जलधारा है, और लेब्राडोर ठंडी जलधारा, उसके बाद क्यूरेशियो और ओएशियो ठंडी जलधारा है। ये जलधाराएं आपस में मिलती है जापान सागर क्षेत्र में। तो इस तरह से जहाँ पर ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती है, वे क्षेत्र ये विश्व के मछली उत्पादन के बड़े क्षेत्र हैं। इसको नक्शे के अंदर भी आपने देखा है, देख लीजिए वापस गौर से, और नक्शे के अंदर भर भी लीजिए, ताकि जो है वो आपके दिमाग के अंदर ये पॉइंट स्थायी रूप से बैठ जाए। मछली पालन के बाद
अब हम एक और प्राथमिक व्यवसाय की बात करते हैं, वो है लकड़ी काटना, लंबरिंग। यानी कि इसके अंतर्गत जो है वो वनों से लकड़ी काटना, उसके लट्ठे बनाना और फिर उन लट्ठों को जो वो चीरने के लिए आरा मशीनों पर भेजना, ये सभी सम्मिलित है। और इसके अलावा इनका उपयोग जो है वो लकड़ी जो है वो ईंधन के लिए, जलाने के लिए ईंधन, और उद्योगों में कच्चे माल के रूप में भी इन लकड़ी का जो है वो उपयोग होता है। देखिए, ये जो लकड़ी काटने का व्यवसाय है, प्राथमिक व्यवसाय, ये 2 स्तरों पर होता है। एक तो है प्राथमिक स्तर पर, यानी कि सिर्फ अपने जीवन यापन के लिए, सिर्फ जो है वो जो आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं, जो घरेलू आवश्यकता है उनकी पूर्ति के लिए ये प्राथमिक स्तर पर इनका उत्पादन होता है। और जो बड़े व्यापारिक स्तर पर जो है वो भी इसके अंतर्गत आता है। तो जो सिर्फ प्राथमिक स्तर पर जो उत्पादन है वो जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो लकड़ी होती है वो कठोर लकड़ी होती है। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लकड़ी के कठोर लकड़ी के वन पाए जाते हैं। और इसके अंदर जो है वो प्रमुख वृक्ष साल, सागवान, महोगनी, चंदन, रोजवुड, शीशम, महुआ, बरगद, पीपल, नीम आदि के जो पेड़ होते हैं। और जो व्यापारिक स्तर पर होता है वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। आप लोग देखिए विश्व के नक्शे के अंदर कहाँ है शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध। तो ये आप देख सकते हैं, ये ग्लोब है, ये ग्लोब है और ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री अक्षांश। तो 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश, ये है आपके उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा और ये मकर रेखा। तो जो कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंध कहलाता है। तो जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वहाँ पर ये कठोर लकड़ी के वन होते हैं। और जो शीतोष्ण कटिबंध यानी कि 23.5 डिग्री उत्तर से 66.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण से 66.5 डिग्री दक्षिण, ये जो क्षेत्र है, ये दोनों क्षेत्र ये शीतोष्ण क्षेत्र कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो भी शीतोष्ण क्षेत्र के अंदर जो भी वन होंगे वहाँ की लकड़ी जो है वो नरम लकड़ी होती है और जिसके अंदर चीड़, देवदार, स्प्रूस, फर आदि के पेड़ होते हैं। और जो ये नरम लकड़ी के जो वृक्ष है वो मतलब ये इमारती लकड़ी या इमारती फर्नीचर और नावें आदि बनाने के लिए काम में नहीं आकर ये जो है वो सिर्फ पैकिंग का सामान या दियासला यानी कि माचिस की लकड़ी, लुगदी, कागज़ बनाने के लिए जो लुगदी होती है वो बनाने के अंदर ये काम में आते हैं। यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के वृक्ष जिसमें चीड़, देवदार, स्प्रूस, फर ये नरम लकड़ी के वन होते हैं। और ये उष्ण कटिबंध के वन जिसमें साल, सागवान, महोगनी, चंदन ये है, ये इमारती फर्नीचर यानी कि खिड़कियाँ, दरवाजे, टेबल वगैरह ये बनाने के काम में आते हैं। और व्यापारिक स्तर पर जो लकड़ी काटने का व्यवसाय है ये आप देखिए नॉर्वे, फिनलैंड जैसे स्कैंडिनेवियन देश है, वहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा आदि देशों में होता है। और कनाडा में तो हमने पढ़ा था पहले कि ये कनाडा एक विकसित देश है, लेकिन यहाँ पर ये जो विकसित हुआ प्राथमिक व्यवसाय के कारण ही विकसित हुआ है, जहाँ पर लकड़ी काटने का जो व्यवसाय बहुत ही लार्ज स्केल पर होता है। इसके अलावा खनन भी यहाँ पर होते हैं। तो प्राथमिक क्रियाकलापों से ही कनाडा विकसित हुआ है। बाकी जो दूसरे विकसित देश है वहाँ पर द्वितीयक या तृतीयक क्रियाकलाप होते हैं, लेकिन यहाँ कनाडा में प्राथमिक क्रियाकलापों से ये देश विकसित हुआ है। अब देखिए लकड़ी उपयोगी तो है हमारे जीवन के अंदर, लेकिन जब इनकी अंधाधुंध कटाई होती है तो उसके बहुत से नुकसान भी जो हमें झेलने पड़ते हैं। तो इसमें क्या नुकसान है इसमें कि अंधाधुंध कटाई के कारण वन क्षेत्र घट रहे हैं। वन क्षेत्र जो भी जंगल हैं वो कम होते जा रहे हैं। हम देखते हैं कि कृषि भूमि के लिए और फिर अपने जो आवासों के लिए क्या होगा
कि कृषि भूमि को लोग जो काम में लेते हैं अपने आवास बना लेते हैं। अब हमें कृषि भूमि की आवश्यकता भी है, तो लोग क्या करते हैं, जो वन है उनको काट कर उन वनों को जो कृषि भूमि में परिवर्तित कर लेते हैं। तो जब ये वनों की अंधाधुंध कटाई होती है तो उसके कारण ये वन क्षेत्र कम होते जा रहे हैं। उसके बाद जब वृक्ष काटे जाते हैं तो वृक्ष का एक कार्य क्या होता है, इसकी जड़ें जो होती है वह मिट्टी को मजबूती से थाम कर रखती हैं, लेकिन जब वृक्ष कट जाएंगे तो वो जो मिट्टी पर पकड़ है वो ख़त्म हो जाएगी। फलस्वरूप मृदा अपरदन में भी बढ़ोतरी होती है इसके कारण, वनों के कटने के कारण। और फिर मिट्टी के उपजाऊपन में भी कमी होती है। जब मृदा जो अपरदित होकर चली जाएगी तो मिट्टी का उपजाऊपन घट जाएगा, फसलें भी अच्छी नहीं होती है, नदियों के अंदर बाढ़ें आती है और फलस्वरूप पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो जाता है। विश्व के अंदर देखते हैं हम जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो रही, क्यों हो रही है? ये वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण और वाहनों में बेतहाशा वृद्धि के कारण ये चीज़ें होती है। तो ये वनों की अंधाधुंध कटाई के कुछ दुष्प्रभाव है। आशा है आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। आप किताब से भी एक बार वापस पढ़ लेंगे और इससे संबंधित जो भी प्रश्न है वो आप अपने अभ्यास पुस्तिका में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।